आज से 8 दिन बाद 20 नवंबर को महाराष्ट्र का राजनीतिक भाग्य ईवीएम में कैद हो जाएगा। 23 नवंबर को सत्ता की कुर्सी मिले, इसके लिए राजनीतिक दलों की पैंतरेबाजी जारी है। एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमलों के बीच कल महाराष्ट्र में बीजेपी और महाविकास अघाड़ी का मैनिफेस्टो भी जारी हो गया। बीजेपी ने अपने 25 सूत्रीय संकल्प पत्र में हर वर्ग के लिए चुनावी वादे किए। इधर एमवीए की 5 गारंटी भी कल ही जारी हुई, जिसमें जातिगत जनगणना और आरक्षण की सीमा 50% के पार करने तक का चुनावी वादा किया गया है। लेकिन इधर मैनिफेस्टो जारी होते ही बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर हमलावर हो गए। बीजेपी ने कहा कि अघाड़ी के वादों की विश्वसनीयता तो पाताल से भी नीचे चली गई है। जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी खुद झूठों के सरदार हैं। हमारे संकल्प पत्थर पर की लकीर होती, अघाड़ी है। कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी कहना पड़ता है कि कांग्रेस के जब वादा करे तो सोच समझ कर करे, क्योंकि वादा पूरा नहीं करते हो और मुझे जवाब देना पड़ता है। हमारे सामने हिमाचल का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। तेलंगाना का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। कर्नाटक का उदाहरण है, कांग्रेस वादों से मुकरी है। ये अघाड़ी के वादों के विश्वसनीयता पाताल से नीचे गई है। ते संविधान नाही, ते कोरे कागद आहे तो ते दाखवते राहुल तुम्हाला। ये कितना झूठ में मैं बोलूं, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि वो झूठों का सरदार है। 15 लाख नहीं दिया, 2 लाख करोड़ नौकरी देने का नहीं, एमएससी डबल करने का नहीं। सच्चाई ये है कि मोदी जी झूठ झूठ बोलते हैं और उनको सपोर्ट करने वाले कौन है? वो उनके शब्द को पूरा रिपीट करने वाले शाह है। इसीलिए शाह तो पाप बेचारा पहले ही बोला 2 करोड़ नौकरियां, 15 लाख, ये सब इलेक्शन जुमला है। बीजेपी हो या फिर महाविकास अघाड़ी, दोनों के चुनावी वादों में मुफ्त रेवड़ी साफ दिखाई दे रही है। चाहे महिला हो या किसान, पार्टियों ने मुफ्त वादे पर जोर दिया है। बीजेपी महिलाओं को लाडकी बहन योजना के तहत अब 1500 से बढ़ा के 2100 रुपए हर महीने देने का वादा कर रही है। तो अघाड़ी ने कहा है कि हम 2100 नहीं 3000 रुपए महिलाओं को देंगे महालक्ष्मी योजना के नाम पर। साथ ही बीजेपी किसानों को किसान सम्मान निधि में कर्ज माफी का वादा भी कर रही है। एमवीए किसानों का कर्ज 3 लाख तक माफ करने की बात कह रही है। बीजेपी ने कहा है कि जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून लाएंगे। अघाड़ी ने कहा कि जाति जनगणना कराएंगे और आरक्षण की सीमा को 50% के भी पार ले जाएंगे। विश्वसनीयता की बात कहें तो आज प्रधानमंत्री ने भी कहा कि चलिए जो गारंटी है वो तो है, लेकिन एक बात है जो कि सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का रहा है। उस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने कहा कि एक पुराने कांग्रेस के विज्ञापन को याद किया जाना चाहिए। वो झारखंड के कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और उन्होंने इस विज्ञापन का जिक्र किया और कहा कि खुद कांग्रेस 1984 में जाति जनगणना के खिलाफ रही है और आज झूठा वादा लोगों से कर रही है। कांग्रेस की पुरानी एक एडवर्टाइजमेंट लोगों ने भेजी है। मैं तो हैरान हूं, कैसी एडवर्टाइजमेंट छापते थे चुनाव में। जरा उस एडवर्टाइजमेंट सोशल मीडिया में आज लोग दिखा रहे हैं। जब राजीव गांधी जी कांग्रेस के नेता थे, उस जमाने की एडवर्टाइजमेंट है। और उस एडवर्टाइजमेंट में SC ST OBC को ऐसा भद्दा पेंट किया है और उनसे देश का कितना नुकसान होगा, और साफ साफ कह दिया है कि SC ST OBC का आरक्षण छीन लेना पड़ेगा। ये उनकी एडवर्टाइजमेंट है, कभी आप जरूर देखिए, आपको पता चलेगा। तो ऐसे में अड़ी पर सवाल हैं बिल्कुल सीधे, चुनावी वादों के बूते पे ही क्या सारी पार्टियां सेफ हैं और वादों पर कौन भटका रहा है? पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र के ही चुनावी मैदान से। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक जोरदार हमला किया है भारतीय जनता पार्टी के नारे बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर। मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बार फिर से पलटवार। उन्होंने कहा कि ये बात आतंकी कह सकते हैं, संत नहीं कहेंगे, ये किसी साधु का बयान हो ही नहीं सकता। शाजिया इल्मी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, हमारे साथ है। इससे पहले एक बार सुना देते हैं कि खड़गे जी ने क्या बोला। बटेंगे तो कटेंगे, ये साधु का काम
नाक बंद का काम है। अरे ये काम कोई टेररिस्ट बोल सकता है, आप नहीं बोल सकते। आप एक मठ के एक व्यवस्थापक हो और आप सब संसार छोड़ के क्या बोलते गेरुआ कपड़ा डाले, साधु संत बनने के लिए डाले। शाजिया आलमी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ है, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, किशोर तिवारी प्रवक्ता शिवसेना यूबीटी के, कृष्णा हेगड़े शिवसेना शिंदे गुट के हमारे साथ है, समीर चौगांकर वरिष्ठ पत्रकार। पर सबसे पहला सवाल सुरेंद्र राजपूत जी आपसे, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस बैकफुट पर चली गई है, बटेंगे तो कटेंगे के नारे को लेकर के, पर पिछले 48 घंटे में क्या बदला है? खड़गे जी तो ऐसा लग रहा है कि फ्रंट फुट पे आकर के चौके पे चौके मार रहे हैं। पहले उन्होंने कह दिया कि भाई आप गेरुआ क्यों पहनते हैं, आप सफेद पहनिए अगर आपको राजनीति करनी है। आज उन्होंने बोल दिया कि ये आतंकी की भाषा है, ये किसी संत की भाषा नहीं है। क्या बदला? पद्मजा जी शुक्रिया आपका कि आपने इस तरीके से रिकॉग्नाइज किया चीज़ों को। सच बात यह है कि कांग्रेस की आदत ही नहीं है पीछे जाने की या बैकफुट में। हम तो डरे जो हैं अंग्रेजों से नहीं तो फिर उनके मानस पुत्रों से क्या डरेंगे। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम समाज को एक करने वाले लोग हैं। हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं, सब भाई भाई का नारा देने वाले लोग हैं। हम लोग तो वो लोग हैं जिन्होंने सब लोगों के साथ मिलकर के, संत महंत के साथ मिलकर के, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के साथ मिलकर, सारा मौलाना मौलवियों के साथ मिलकर के और सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ मिलकर के इस देश को आज़ाद कराने में अपनी भूमिका निभाई थी। हम वो लोग नहीं हैं कि जो चुनावी हिंदू बन जाते हैं। हम वो लोग नहीं है जो भगवान श्री राम के नाम पर व्यापार करने लगते हैं। हम वो लोग नहीं है जो क्या नाम भगवान हनुमान की जाति बताने लगे। हम वो लोग बिल्कुल कतई नहीं है। हम अपने कामों पर बात करते हैं। हम बात करते हैं 1948 में 1760 करोड़ की इकोनॉमी को हम 44 लाख करोड़ की इकोनॉमी लेकर के आए, जिसमें हमने पीएसयूज बनाए, हमने एम्स बनाए, आईआईटीज बनाए, हमने रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाए, हमने भाखड़ा नंगल डैम बनाए, हमने बैंकों का नेशनलाइजेशन किया, हमने कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए जिससे किसान कर्ज मुक्त हुआ। फिर क्या नाम हमने दुग्ध क्रांति करी, हरित क्रांति करी, एक पाकिस्तान के दो पाकिस्तान किए, परमाणु विखंडन किया। और उसके बाद हम लोगों ने जो है आपका पंचायती राज सिस्टम दिया, डिजिटल क्रांति के रूप में कंप्यूटराइजेशन किया राजीव गांधी जी के समय। उसके बाद हमने राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, राइट टू इंफॉर्मेशन और फिर मनरेगा जैसी योजनाएं दी। हम लोग वो लोग हैं, बनाने वाले लोग हैं। और ये लोग झूठे वादे करने वाले लोग हैं। बताइए 15 लाख रुपए आपके खाते में आ गए हो, 2 करोड़ रोजगार आपके किसी आसपास के लोगों को प्रति वर्ष मिल गए हो, 11 साल हो गए, 22 करोड़ हो जाने चाहिए थे रोजगार। पर आपको लगता नहीं है कि ये जो नारा है एक रहेंगे सेफ रहेंगे को लेकर के थोड़ा सा डिफेंसिव हो गई थी इंडिया गठबंधन, थोड़ा सा डिफेंसिव पे चला गया था? नहीं 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 नहीं, ये तो नारा इनके लिए पद्मजा जी आप जानती नहीं है। यहां पर मैं महाराष्ट्र में बैठा हूं, महाराष्ट्र का प्रभारी हूं। एक्चुअल में ये नारा भारतीय जनता पार्टी डर के लगा रही है। मोदी जी डर गए। अच्छा, किया क्या देवेंद्र फडणवीस ने? देवेंद्र फडणवीस साहब ने सिर्फ मोदी जी की फोटो लगाई, शाह जी की भी फोटो गायब हो गई। आप चाहिए तो मैं आपको एक 500 यहाँ की होर्डिंग्स की तस्वीरें लाके भेज देता हूं। ठीक है, ये लोग आपस में एक नहीं है। अजीत दादा पवार कह रहे हैं कि मैं लड़ाऊंगा नवाब मलिक को, चाहे दाऊद इब्राहिम का आदमी हो। और जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं हमारा कोई मतलब नहीं है, उसके बाद भी कह रहे हैं। एक क्या नाम अमित शाह जी कह रहे हैं कि चुनाव बाद तय करेंगे। एकनाथ शिंदे अभी चीफ मिनिस्टर है, बाद में नहीं होंगे, पता ही नहीं। तो ये तो आपस में महायुति वाले एक नहीं है, तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे। मोदी जी कह रहे हैं। ठीक है शाजिया आलमी, ये डर आज की डेट में मोदी जी को कहना पड़ रहा है, ये डर की निशानी है और इस डर के आगे जीत नहीं है, सुरेंद्र राजपूत का दावा है। देखिए, सबसे पहले तो पद्मजा जी, मैंने बहुत बड़ा भाषण सुना। काश ये भी बताते कि इतने सालों साल तक इन्हें गरीबों को कितना गरीब रखा। कुछ भी, चाहे पानी की बात हो या फिर बैंक अकाउंट्स की बात हो, कितने करोड़ों भारतीयों को इन्होंने बिल्कुल दूर दराज रखा बैंकों से। या कि यहाँ तक कि जो टॉयलेट एक जो है शौचालय, इज्जत घर, वो तक दे नहीं पाए, इज्जत तक दे नहीं पाए। भारत को माना जाता था सबसे बड़ी ओपन डेफिकेशन की जगह, सोचिए खुले में शौच की जगह। तो ये उनका रहा है सबसे बड़ा कीर्तिमान मुझे लगता है। और उसके अलावा तो लाखों करोड़ों के हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। मतलब
जो ये कर सकते थे। लूटा कितना, खसूटा कितना, कितने स्कैम्स हुए, कितने दंगे हुए, कितने फसाद हुए, ये भी हम सब जानते हैं। खैर इस बात को छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो नारा है, एक रहोगे सेफ रहोगे, एक रहोगे नेक रहोगे, ये पूरी तरह से प्रहार है इनकी आगे की विभाजन करने की योजना पर। क्योंकि ये तो समझ गए हैं कि विकास की झड़ी के आगे, उस लहर के आगे, मोदी जी की गारंटी के आगे सब कुछ फेल है, रिजेक्टेड है ये, और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया है। कुछ दिन के लिए लोग हिले, इनके झूठे वादों पर गए, खटाखट बखटाखट सुना, लेकिन खटाखट की राजनीति को उन्होंने नकारा। नहीं, पर जितना अग्रेसिव आपने नारा दिया था शाजिया जी, उतना ही अग्रेसिव, उतना ही आक्रामक अब कांग्रेस के अध्यक्ष है। वो कह रहे हैं कि भाई ये कोई नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता ही नहीं है, ये भाषा तो आतंकियों की है, ये डर भय बंटवारे की भाषा है। ये तो कैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? जैसा कि कहा था कि जब हाथी चलते हैं तो लोग मरते हैं, जब बड़े पेड़ गिरते हैं तो छोटे पेड़ों के साथ क्या होता है? किस तरह की भाषा का इस्तेमाल होता है? मतलब मैं इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल होना चाहिए। मौत का सौदागर का इस्तेमाल होना चाहिए, और वो भी इस संदर्भ में जानते हुए कि जहां तक कुशासन है तो कुशासन का दूसरा नाम कांग्रेस है, और जहां तक सुशासन है उसका नाम भारतीय जनता पार्टी है। और क्योंकि वो इतने डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि पूरी तरह से राहुल गांधी का जोर है अब कास्ट पर, यानी कि किसी तरह से हिंदू भाई बहन साथ ना हो, मुसलमानों को तो साथ कर लो। ये कितनी बार, चाहे मनमोहन सिंह हो या कमलनाथ ने कितनी बार कहा है कि 90% साथ हो जाए तो अपना काम हो जाएगा। अब इनको लग रहा है कि बड़े भाई ये अलग अलग हिंदू हो जाएंगे तो हमारा क्या होगा? MY, अजगर मजगर अहिर गुज्जर की राजनीति बहुत सालों तक की है इन्होंने, आप भी जानती हैं। लेकिन अब जो है ये अजगर मजगर चल नहीं पा रहा है। अच्छा, तो मोदी की गारंटी चल रही है, तो अब ये फंस गए हैं। तो इसीलिए जो ये आक्रमण आप देख रहे हैं, ये इनके खिसियाहट का इजहार है, क्योंकि लोग भी समझ गए हैं कि हमें बांटा जा रहा है, हमारे साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वहां तो मुस्लिम लीग के साथ हाथ पकड़कर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्होंने कहा कि हम संतों के साथ काम करते आए हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के साथ काम किया है। जहां तक संतों की बात है, सनातन के बारे में आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट घटक ने क्या कहा है हम सब जानते हैं। ठीक है, घनश्याम तिवारी उन्होंने कहा डर, नहीं, ये कह रही है खिसियाहट। राय क्या है? ये इंडिया गठबंधन की खिसियाहट है कि उनको लग रहा है कि अब इस नारे का सिक्का लोगों के बीच चल गया है, लोग रैलियों में इसको अब मान रहे हैं, पकड़ रहे हैं, इसलिए अब रिएक्शन करने को मजबूर है। नमस्कार पद्मजा जी, आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को। अजब गजब दौर है। हम सब पले बड़े जिन नारों से स्कूलों में, वो क्या थे? सत्यमेव जयते, वसुधैव कुटुंबकम, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, जो गीत सब लोग बड़े चाव से गाते थे, उस गीत में है लाइन कि मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ, ओहो मन में है विश्वास। ये वो दौर था जब नेता हुआ करते थे। लेकिन जब गुंडागर्दी नेताओं पे हावी हो जाए तो उसके बाद किस तरह की नफरत के बोल आते हैं, वो आज दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई कहने लगे, जो बच्चे आज पढ़ेंगे, अखबार पढ़ते हैं, वो बच्चे क्या पढ़ रहे होंगे कि देश का प्रधानमंत्री कह रहा है विपक्ष मुजरा कर रहा है। देश के सबसे बड़े राज्य का मुख्यमंत्री, जिसके ऊपर तरह तरह के आरोप थे, एक से एक आपराधिक आरोप, जो 10 साल से उन आरोपों को मिटा रहा है, वो कह रहा है बटेंगे तो कटेंगे। क्या हमारे देश में इस तरह की नफरत की भाषा बोलने वाले ऐसे लोगों को पुरानी फिल्मों में विलन के रूप में दिखाया जाता था, जो आज भारतीय जनता पार्टी के हीरो बने हुए हैं। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जब उनको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा तो बटेंगे तो कटेंगे नहीं पढ़ाएंगे। वो पढ़ाएंगे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, वो पढ़ाएंगे सत्यमेव जयते, वो पढ़ाएंगे कि हम होंगे कामयाब, एक दिन हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ। ये एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक ऐसी पार्टी है जिसने, एक सेकंड, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, ये एक ऐसी पार्टी है जिसने पहले चुनाव जीतने के लिए कहा कि अच्छे दिन आएंगे, सबका साथ सबका विकास। अब बोल रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे। और उत्तर प्रदेश में क्या करते हैं? बांटेंगे और काटेंगे। गरीब को पुलिस से पिटवाते हैं,
कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है। बार बार सुप्रीम कोर्ट बुलडोजर के खिलाफ बोलता है, फेक एनकाउंटर करवाते हैं। जिन लोगों की पूरी पार्टी इतना कलंक है भारतीय जनता पार्टी का देश के ऊपर, ठीक है। 100 से अधिक सांसद ऐसे हैं जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में 100 से अधिक विधायक ऐसे हैं जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। ये क्या सिखाएंगे किसी को? मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दें या ना दें, लेकिन इनकी नेताओं की बातें न सुने। इससे आपके बच्चों का भविष्य बर्बाद होगा। इनके बच्चे तो अच्छी जगह पढ़ेंगे, जय शाह जैसे आईसीसी के अध्यक्ष बनेंगे, ठीक है। आपके बच्चों को गोली और लाठी खानी पड़ेगी। बताइए कृष्णा हेगड़े जी, कहां वो दशक था जहां पे कहते थे प्यार की गंगा बहे, देश में एक आ रहे, अब बटेंगे तो कटेंगे। घनश्याम तिवारी कह रहे हैं कि पिछले 50 साल में क्या हमने ये सफर तय किया है? देखिए 50 साल छोड़िए, 1971 में इंदिरा गांधी जी ने एक नारा दिया, गरीबी हटाओ, और फिर गरीबी कहाँ हटी हम सब देख रहे हैं। कितने हजारों किसानों ने तब से आत्महत्या की, वो सुरेंद्र राजपूत जी नहीं कह रहे। दूसरी बार उन्होंने कहा कि अमित शाह जी ने ये कहा देवेंद्र जी के घर पे ये होता है, अजीत दादा को ये बोला गया। अरे सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे पता है आपको प्रभारी बनाया है जासूसी डिपार्टमेंट कांग्रेस पार्टी का, तो इसके लिए आप जासूसी करना हमारे पे छोड़ दो, खुद का काम संभालो। वो मुझे लगता है वो और ठीक रहेगा। एक सेकंड, आपने कहा जासूसी करना हम पे छोड़ दो। भाई आप दोनों में से कोई भी पार्टी किसी की जासूसी कृपया ना करे। जासूसी कर रहे हैं, अमित शाह जी ने ये कहा, उन्होंने वो कहा, ये देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा, इनके घर पे अजीत दादा ने ये कहा। अरे इनको कैसे पता? जासूसी डिपार्टमेंट खोल के रखा है इन्होंने। दूसरी बात यह है कि देखिए मोहन भागवत जी ने कहा हो, सामान्य मोहन भागवत जी ने या सामान्य मोदी जी ने या सामान्य योगी जी ने, कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे। क्या बुरा है उसमें? हिंदुओं को एक साथ नहीं रहना चाहिए? आपने गए इलेक्शन में देखा है कैसे वोट जिहाद हुआ है। 5-5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां पर भारतीय जनता पार्टी और हमारी कैंडिडेट जीतते लोकसभा में, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में आके 1.25 लाख वोट गिरता है और 180 एनजीओ आके उसके लिए काम करते हैं कि वोट जोरदार गिरना चाहिए और 65% 75% मुसलमान का इंसिडेंटल वोट गिरना चाहिए और इंटेंशनल वोट गिरना चाहिए। इसके लिए कहते हैं भाई एक रहो, साथ रहो, नेक रहो। क्या बुरा है उसमें? ये गुंडागर्दी की भाषा नहीं है। नहीं, एक रहो और साथ रहो और नेक रहो, क्या गुंडागर्दी की क्या भाषा है? बताइए क्या गुंडागर्दी की भाषा है? नहीं, और अकबरुद्दीन ओवैसी को कोई समझाता क्यों नहीं है जब वो बोलता है कि 15 मिनट आप पुलिस को हटा दो, हम आपको देख लेंगे। तो कांग्रेस वालों को बोलो पहला अकबरुद्दीन ओवैसी को सलाह दे, असउद्दीन ओवैसी को सलाह दे, जो रोज देश तोड़ने की बात करते हैं। और खड़गे जी ने जो कहा है जो कर्नाटक में, उन्होंने कर्नाटक कांग्रेस को कहा है कि भाई आप जो सब्सिडी दे रहे हो। ठीक है, एक एक करके दोनों विषयों पे एक एक करके आते हैं। देखिए आपने बात की क्योंकि कांग्रेस की और भाषा की, मोहन भागवत जी की, तो किशोर तिवारी एक्टिवेट हो गए वहां से। एक बहुत अच्छी बात की कल खड़गे जी ने, वो भी सुना देते हैं। किशोर तिवारी जी उन्होंने कल कहा कि आप गेरुआ वस्त्र धारण करके राजनीति क्यों करते हैं, उसके लिए आपको सफेद वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। एक बार सुन लेते हैं उनकी बात। वो आए, कौन एक साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं, और उनका गेरुआ कपड़े पहनते हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। तो ऐसे एक नेता है जो बीजेपी ने पैदा किए। ठीक है कि हम मुझसे कोई, मैं ये कह रहा हूं उनको, बीजेपी को, या तो सफेद कपड़े डालो, या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। भाई उसकी पवित्रता क्या रही? एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, जज साहब आपको पूछ रहा हूं, एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो, दूसरों को उपदेश करते हो, बट गेरुआ कपड़ा डालते हो तो राजनीति मत करो। बाला साहब क्या कहते हैं? पद्मजा एक मिनट, बाला साहब ठाकरे जी खुद गेरुआ कपड़े डालते थे, किशोर तिवारी जी के और हमारे संस्थापक। और तभी क्यों नहीं कहा खड़गे जी ने कि ऐसा कुछ? वो भी तो इतने साल से थे राजनीति। बताइए किशोर तिवारी जी, बाला साहब क्या कहते? गेरुए कपड़े में कोई राजनीति नहीं कर सकता। अरे ये देखो कृष्णा हेगड़े, और ये तो अभी कृष्णा ने कह दिया कि क्यों हिंदुओं ने एक नहीं होना चाहिए। तो मैं बीजेपी की एक प्रवक्ता कह रही थी कि हम हिंदू मुसलमानों को एक है तो सेफ है कह रहे थे।
अब इनको महाराष्ट्र के अंदर एक भी मुसलमान ने वोट नहीं दिया। इसके लिए इनकी नीतियां है, लेकिन खरगे साहब ने चुस्त दुरुस्त बात कही। देखिए, मैं सनातन का धर्म दर्शन का, हिंदू धर्म का और जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विद्यार्थी हूँ और मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा है। मैंने वशिष्ठ को देखा, मैंने वेद व्यास को देखा, इतना क्या मैंने अभी चंद्रगुप्त के जमाने के चाणक्य को देखा। ये लोग संत थे, लेकिन वो राजनीति में कभी ऐसे सक्रिय नहीं हुए। और मैं देख रहा हूं जिस प्रकार का योगी का बर्ताव है, और कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, कौन बटेगा? हिंदू बटेगा तो वो कटेगा। हाँ, एक है तो सेफ है। देखिए, महाराष्ट्र के इनके ही अलायंस के अजीत पवार जी ने बोल दिया ये भाषा हमारे यहाँ चलती नहीं। लेकिन सबसे अच्छी बात मुझे लगी, मोदी जी की 6 सभाएं और योगी जी की 6 सभाएं पूरी फ्लॉप गई महाराष्ट्र में, कोई सुनने को नहीं आया। मैं अभी बता रहा हूं खरगे जी ने क्या गलत कहा। अरे आप राजनीति करो, पाखंड क्यों कर रहे हो? मैं बताता हूं, योगी जी नाथ संप्रदाय के बॉस है, पीठाधीश है, और बाला साहेब ठाकरे तो राजनेता ही थे। बाला साहेब ठाकरे राजनेता थे, उनका पहराव वैसा था। ये तो संत है, ये पीठाधीश है। ये मैं बता रहा हूं कि आप इनको उल्टी बात कह रहे हैं भाई साहब। अरे भाई, ये देखो शाहिदा जी, तुमको मालूम नहीं है, तुम नए नए आई हो, तुम चुप बैठो ना। हाँ, तुमको क्या है, यहाँ मुसलमानों को तो पूछते नहीं है ना, आ गए यहाँ पर इनकी संतों की बात करने। अरे ये पाखंडी आदमी है। घनश्याम को मालूम है कितने गुनाह में फंसा हुआ है, कितने गुनाह में फंसा हुआ है। अरे इन्होंने वो आश्रम भी हथियाया है। अरे योगी जी को कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं अभी बता रहा हूं, जो आदमी बटेंगे तो कटेंगे बोलता है, हिंदू मुसलमानों में दंगे लगाना चाहता है, ये आदमी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे रहने के लायक नहीं है। ठीक है, इससे संत भी रहने के लायक नहीं है। ठीक है, इससे पहले कि कृष्णा हेगड़े इसका जवाब दे, राम और राम रहीम वाले लोग हैं। अच्छा, आप राम और राम रहीम वाले लोग। समीर जी, आप इस स्ट्रैटेजी के बारे में क्या कहेंगे? कि आपको लगता है कि ये जो नई आक्रामकता है इस नारे को लेकर के, ये इससे इंडिया गठबंधन को फायदा होगा? अरे वो पाखंडी है जी। लेकिन निश्चित रूप से योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, इससे आक्रामकता झलकती है। लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई अधिकृत नारा नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत नारा अगर आप मानेंगे तो मुझे लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है और जिसका विज्ञापन महाराष्ट्र के अखबारों में छप रहा है कि एक है तो सेफ है, उसका जिक्र किया जा रहा है। नहीं है भारतीय जनता पार्टी, मुझे लग रहा है एक है तो सेफ के नारे पर चल रही है, और एक है तो सेफ के अंदर जो मैसेज देना चाह रही भारतीय जनता पार्टी, वो बहुत अच्छे से जमीनी पर डिलीवर हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने उसी नारे को आगे बढ़ाया है। संघ प्रमुख मोहन भागवत जी ने जब दशहरे के दिन अपने बौद्धिक में कहा था नागपुर में स्थापना दिवस में, जिस ऐड की चर्चा हो रही है, जल्दी से उसकी तस्वीर हम दिखा देते हैं, क्योंकि अभी बहुत व्यथित हो रहे हैं किशोर तिवारी जी की उसमें जो टोपियां दिखाई गई हैं उसमें मुसलमान टोपी क्यों नहीं दिखाई गई है। एक सेकंड, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, वो तस्वीर हम दिखा देते हैं, फिर आपके पास वापस आ रही हो किशोर तिवारी जी। हाँ, मोहन भागवत जी ने भी जो दशहरे के दिन जो नागपुर में कहा था, उन्होंने भी ये कहा था कि एक रहने की जरूरत है। मोहन भागवत जी का बयान का कोई ये मतलब नहीं था कि बटेंगे तो कटेंगे। संघ तो सबको साथ लेकर चलने की बात करता है, प्रधानमंत्री मोदी भी उसी की बात करते हैं। और प्रधानमंत्री मोदी का तो रहा है 2014 से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके लिए प्रधानमंत्री कोशिश करते हैं। अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़ा दिया गया इसके लिए। ये कह देना कि प्रधानमंत्री मोदी अगर उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं तो मुझे लगता है ये बात ठीक नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो कहते हैं महाराष्ट्र के अंदर कि जिस तरीके से वोट जिहाद हुआ है मालेगांव का, वो बार बार एक करके किशोर जी, एक करके मुझे लग रहा है कि वो महाराष्ट्र की जनता को ध्यान देने वाली बात है। और बार बार महाराष्ट्र की जनता की और देवेंद्र फडणवीस जो वोट जिहाद का जिक्र कर रहे हैं कि किस तरीके से एक मालेगांव के कारण धुले सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई थी, वह विधानसभा में न हो, इस बात का जिक्र किया जा रहा है। बाकी समीर अहीर और अभी जो सुनील प्रभु शिवसेना के मुस्लिम नेताओं के साथ बैठ के किस तरीके से वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, इसका भी जवाब किशोर तिवारी को देना चाहिए कि कैसे शिवसेना के नेता मदरसों में जाके बात कर रहे हैं कि किस तरीके से मुसलमान के वोट सारे उद्धव ठाकरे को मिले, तो इसका जवाब भी किशोर तिवारी को देना चाहिए। किशोर जी जवाब दीजिए, फिर सुरेंद्र राजपूत। हाँ, मैं दे रहा हूं भैया, ये शर्म की बात है बीजेपी को कि 5 विधानसभा क्षेत्र में लीड कर गए और 6 में 98% वोट पूरे के पूरे मुसलमानों के बीजेपी के खिलाफ गए।
ये सबका साथ सबका विकास करते थे। ये वोट जिहाद है किशोर तिवारी जी। एक मिनट, जो देवेंद्र फडणवीस कहते हैं वह ये वोट जिहाद है ये। चुप तो बैठो। एक तो तुम है ना प्रवक्ता बन जाओ ऑफिशियल। 14 और 19 के अंदर पदमजा वहीं पे मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया था। ये अगर मंगलसूत्र बहस ऐसा नहीं करते, ये जातीयवादी धार्मिक बातें नहीं करते, तो समीर चौगाकर मालेगांव भी आती, अमरावती भी आती। अरे मुसलमानों को ओवैसी वहां जाकर क्या बोल रहे हैं? आपके नाना पटोले क्या बोल रहे हैं? वही वोट जिहाद की बात कर रहे हैं। नाना पटोले ने हालांकि उस लेटर का मना कर दिया है कि लेटर मैंने लिखा नहीं है। कैसे जो 17 मांगे मांगी गई है, आप कह रहे हो कि 17 पूरी मांगे मुस्लिम नेताओं की पूरी करेंगे। क्या आप रिजर्वेशन दोगे 10% उनको? ओ बाबा 10% रिजर्वेशन देंगे क्या मुसलमानों को? ये बताइए। एक मिनट 1000 करोड़ का फंड देना है। मुझे बोलने देना, सवाल किया जवाब देना। ये देखो समीर, महाराष्ट्र में रंगारी अंसारी कसाब, इनको सबको ओबीसी का कंसेशन दिया है। महाराष्ट्र में बीजेपी ने और कर्नाटक में बीजेपी ने वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों को आरक्षण दिया है। और क्या तुम्हारे वो अमित शाह की बात करते हो? झूठ मत बोलो। कर्नाटक, आप बताइए कौन सा राज्य जहां मुसलमानों को आरक्षण दिया होगा? धर्म के आधार पर कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। और अमित शाह ने भी परसों बोला, भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र का जो विमोचन मुंबई में हुआ, उसमें अमित शाह ने बोला है मिल रहा है कि कांग्रेस और उद्धव ठाकरे इस बात का जवाब दे कि सत्ता में आने के 10% आरक्षण देंगे। इनको मालूम नहीं है मुसलमानों में जो पिछड़ी जातियां हैं, ओबीसी रिजर्वेशन में उनको दिया गया है कंसेशन है। 10% मुसलमानों को आप दोगे क्या धर्म के आधार पर आरक्षण जो उन्होंने मांग की है? एक मिनट में क्लियर कर रहा हूं। संविधान परमिशन नहीं देता, धर्म के आधार पर कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा, केवल नवबोद्धों को छोड़ के, क्योंकि नवबोद्धों में सारे हमारे दलित है, इसलिए संविधान ने दिया है। लेकिन मुस्लिम समाज हो या और कोई भी अल्पसंख्यक समाज हो, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं मिलेगा, आर्थिक पिछड़ेपन पे मिलेगा। खुली बात कर रहा हूं, ठीक है, खुली बात कर रहा हूं। ठीक है। शाज़िया इल्मी, यहां पर साफ कर दिया है शिवसेना यूबीटी ने कि हम इस तरीके का कोई आरक्षण नहीं देने वाले हैं। अब आप अगर कह रहे हैं कि उनके चुनावी वादे, उनकी कोई विश्वसनीयता नहीं है, वो पाताल से भी कम है, उनका भी उल्टा आप पर यही आरोप है कि आप झूठ बोलते हैं और जब सब कुछ फेल हो जाता है तो डर फैलाने लगते हैं। नहीं चलने वाला उनका। देखिए, झूठ तो जिस तरह से राहुल गांधी ने फैलाया कि संविधान बदला जाएगा, जवाब कि किस तरह से दलितों के जो अधिकार है वो छीन लिए जाएंगे, किस तरह से फटाफट करके वो 6,000 रुपए जो है महिलाओं को देंगे, वो झूठ तो सबने देखा। और उस झूठ का असर ये कि हरियाणा में इनको मुंह की खानी। अरे किशोर जी, आप इंटरप्ट मत कीजिए। आप सवाल क्या पूछना चाहते हैं? आपका कोई पॉइंटेड सवाल है, आप पूछ लीजिए, पर फिर इंटरप्ट मत कीजिएगा। पदमजा जी, आपने जो पूछा उसका जवाब नहीं दे रही। नहीं किशोर भाई, आपने अभी बहुत देर तक बात की हिंदू मुस्लिम की। नहीं, मैं आपसे बात करूंगी। आपने बहुत देर तक बात की हिंदू और मुस्लिम की। शाज़िया इल्मी, आपके वादे पूरे नहीं किए गए हैं। आप मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि प्रॉमिसेस हम पूरे नहीं कर सकते। साल तक वफादारी करो, बीजेपी कुछ नहीं देंगी। अरे भाई, हिमाचल में जो, अरे फिर आपको चुप रहना पड़ेगा ना भाई, सब लगातार बोल रहे हैं। ठीक है किशोर जी, एक एक करके आप लगातार बोल रहे हैं। आप साइलेंस, आप लगातार बोल रहे हैं तुम्हारे को। ठीक है शाज़िया इल्मी, पति मुझे सहानुभूति है, इसलिए मैंने बोला तुम्हारे पति। अच्छा चलिए, ये पाखंडी लोगों के आप साथ अपनी दुआएं ठीक है किशोर, मैं आपकी दुआओं को कबूल नहीं कर रही हूँ। अच्छा ओके किशोर भाई, चलो आपकी दुआओं को मैं कबूल नहीं कर रही हूँ, तो अगर आपकी जो अच्छी नेक दुआएं हैं तो मैंने उनको भी रिजेक्ट कर दिया, जिस तरह से जनता ने कांग्रेस पार्टी को रिजेक्ट कर दिया है और बाकी इंडी दल के घटकों ने भी कर दिया है रिजेक्ट, तो उस तरह से मैंने भी रिजेक्ट कर दिया एक एक करके प्लीज। और फिर मैं भूल गई, मुझे लगा आप कांग्रेस के प्रवक्ता है। अरे मैं है ना महाविकास लगातार बोल रहे हैं भाई साहब, 4-in-1 है। आपने हिंदू मुसल कैसे कैसे बात करूं, लगातार बोल रहे हैं। एक एक करके प्लीज शाज़िया अपनी बात पूरी कीजिए, फिर सुरेंद्र राजपूत। आपको क्या हो गया है? पदमजा, तुम्हारा सवाल का जवाब देना। देखिए, आपने लगातार हिंदू और मुस्लिम की बात की है, बार बार आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? कितनी सीटें मिलेगी बताओ? अरे फिर से आप बोल रहे हैं भाई साहब, क्या हो गया आपको? सर, अगर आप बोलने ही नहीं देंगे, हम अगले 15 मिनट तक यही करते रहेंगे। बेचैन है, हम 15 मिनट तू मैं करते रहेंगे, प्लीज।
शाजिया आलमी 30 सेकंड बोलिए। नहीं, आपको किस बात की बेचैनी है कि आप लगातार बोल रहे हैं? भाई सब कुछ हो गया आपको? क्या नया प्रकार का कोई डर है आपको कि आप बिल्कुल घबराए हुए हैं कि आपका मुंह ही नहीं बंद हो पा रहा है? खैर, मुझे बोलने दीजिए। आपने लगातार हिंदू मुस्लिम की बात की, मुस्लिम 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 मुस्लिम, कौन किसको वोट देता है? तो आपको, आप जो है लगातार करेंगे ये, आप लगातार करेंगे ये कि सारे संसाधन मुसलमानों के पास जाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम लॉ बोर्ड आपके लिए बाकायदा खुतबे करे, अपील्स करे, फतवे करे। आप शाही इमाम बुखारी के पास जाएंगे, आप वोट जिहाद की बात करेंगे, आप सब करेंगे, लेकिन कतई हिंदू को एक साथ करने की बात ना हो जाए। क्यों ये पक्षपात, क्यों ये डिस्क्रिमिनेशन, क्यों बताइए? और मुसलमानों के साथ किया है आपने मुसलमानों के साथ भी इंसाफ नहीं किया। हिंदुओं को तो छोड़िए आप, जो आप हालत देखिए पसमंदा मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों को और गरीब बनाए हैं। वोट जिहाद, वोट जिहाद। अभी घनश्याम तिवारी बोल रहे थे कि हम लोग जो है लगातार सबके लिए काम करते हैं। घनश्याम जी, आपकी पार्टी ने सिखाया है कि आम जो मुसलमान है ना, बच्चा, वो वोट जिहाद करे, और आपके जो घर के लोग हैं नेता ऑस्ट्रेलिया में जाके पढ़े। ठीक है, ये मंत्र का रिएक्शन इसलिए हो रहा है, ये मंत्र का रिएक्शन इसलिए हो रहा है सुरेंद्र राजपूत, इसलिए हो रहा है क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी ने वो जो उलेमा बोर्ड का चिट्ठी है और 10% रिजर्वेशन है उसका मुद्दा उठा लिया। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए शाजिया, और मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं किशोर जी, प्लीज थोड़ी सी देर चुप हो जाइए ताकि चर्चा आगे बढ़ पाए, नहीं बोलना चाहिए। देखिए, अभी भी घनश्याम तिवारी ने, मुझे कहना पड़ेगा क्योंकि लगातार मेरे मुंह पर बोल रहे थे और मैं चाहती, मेरी बात पर बोल रहे थे तो मुझे बोलना जरूरी है। देखिए, अभी घनश्याम तिवारी ने कहा कि हम लोग बराबरी की बात करते हैं और देश में ये हो रहा है। हम बताइए, आप मुसलमानों को इस्तेमाल किया गया है, हिंदुओं को तो छोड़िए, मुसलमानों के साथ क्या दुर्गति की है सब जानते हैं। बच्चा जो गरीब बच्चा है ना मुसलमान का, वो वोट जिहाद करेगा। और घनश्याम तिवारी क्या करेंगे? विदेश पढ़ने जाएंगे, अखिलेश यादव ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया है आपने, बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, इल्जाम दोनों घनश्याम तिवारी सुरेंद्र राजपूत के ऊपर है। कभी थे नहीं, मुसलमानों की आपने क्या दुर्गति कर दी है। ठीक है, झूठ ना बोलिए। ठीक है, वोट जिहाद का मुद्दा जब अब सामने आ गया है तो अब रिएक्शन हो रहा है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे पर। सुरेंद्र राजपूत जी, देखिए, वो कहते हैं ना कि पद्मजा की अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, और वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उससे कह दो मरा नहीं हूँ। कई दिनों से वो कह रहा है कि ख़त्म कर दूंगा नस्ल तेरी, है उसकी आदत डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हूँ। 3-4 चीज़ें बड़ी साफ है। पहली बात तो कृष्णा भाई बड़े अच्छे गजब इंसान है, गलत पार्टी में कह रहे हैं जासूस हैं हम। अरे भैया, जासूस तो मानसी सोनी की जासूसी करने वाले साहेब लोग हैं, हमसे कहाँ कह रहे हो? पेगासस लाने वाले साहेब लोग हैं, हमसे कहाँ कह रहे हो? हमारे पास ना पेगासस, ना सरकार, न कुछ, तब भी हम जासूसी कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कौशल की बात है और ये आपके लिए शर्म की बात है। अगर आपकी सरकार नीचे भी, आपकी सरकार ऊपर भी, और हम मुंबई में बैठ के जासूसी कर रहे हैं तो हमारे लिए गर्व की बात, आपके लिए शर्म की बात। ये तो बात सच है कि आप लोगों की बेइज्जती की अमित शाह जी ने। गुजरात के गृह मंत्री ने दिल्ली बुला करके अजीत दादा को भी और शिंदे साहब को भी वहां पर पाठ पढ़ाया, एकता का डांट लगाई। ये तो अपने आप में, मैं थोड़ी कह रहा हूं, आप लोग कहते हो। खैर, हम जासूसी की बात पे नहीं आते, जाने दीजिए उस बात को। जासूसी हो गई ना आपकी जासूसी बता रहे होंगे आपके, और वो भी गलत खबर। आपको कैसे मालूम? नहीं, ये बात आपको कैसे मालूम? अब शाजिया प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, ये तो एक विशेष सर्कल होता रहेगा, हर कोई एक दूसरे को इंटरप्ट करता रहेगा। पर बोले ये लोग, मोदी का चश्मा लगाकर बीच में बोली, मोदी का चश्मा लगाकर बीच में बोली बात, मोदी का चश्मा लगा। अरे सर, कि अब ये दूसरा इन्होंने मोदी का चश्मा लगा वाला जो इन्होंने नारा किया। अब शाजिया जी, अब इस चीज को देखिए। किशोर भाई, आप क्यों इतना हंसा रहे हैं आज मुझे? क्या है, कितने भगोड़े लोग हैं, भाग जाते हैं, कायर लोग मोदी का भाग जाते हैं। मतलब पहले कहेंगे बटेंगे तो हमारा चश्मा। दादा ने कहा कि यहां पर ये नारा नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं नारा चलेगा। तो उन्होंने क्या कहा? एक रहेंगे नेक रहेंगे। अरे इतनी जल्दी बटेंगे तो कटेंगे उसी पे रह लो, या एक रहेंगे तो नेक रहेंगे उस पे रह लो। और एक तुम हो नहीं, इसलिए नहीं हो कि देवेंद्र फडणवीस ने शाह जी को अपने पोस्टर से गायब कर दिया, अमित शाह को अपने पोस्टर से गायब कर दिया। एकनाथ शिंदे को अमित शाह जी ने बोल दिया साफ साफ एकदम कि नहीं तुम मुख्यमंत्री नहीं होगे, तुम हमारा मुख्यमंत्री होगा। चुनाव के बीच में कभी कोई मुख्यमंत्री के लिए ऐसी बात कहता है?
तो एक रहेंगे नेक रहेंगे तो नारा इसके लिए अजीत नाना पटोले उद्धव ठाकरे ने नाना पटोले से क्या कहा? और ये लोग कहते हैं साजिया जी आपका बड़ा आपको परेशानी होती है जब आपके बीच में कोई बोलता है, तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं, आप हमारी बहन जैसी हैं, आप हमारी मित्र हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना। आप अगर धैर्य रख, अभी हम कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे हम दुआएं नहीं लेंगे। भाई दुआएं तो सबकी लेनी चाहिए आपको, और हम सब लोग आपके शुभ चिंतक हैं, सहानुभूति है आपसे, चाहे वो बद्दुआ ही हो, बद्दुआ भी मैं ले लूं अपने ऊपर। नो लीजिए इस बात को, ठीक है ना? हाँ, मैं आपको बता दूं, आपको गौरव भाटिया बनके कुछ, आपकी एक इंटेलेक्ट है, उस इंटेलेक्ट का काम कीजिए। आप पद्मजा जैसी हैं, आपको वो काम करना चाहिए, आप अननेसेसरी परेशान रहती। मेरी आपसे एक दरख्वास्त है ये कि अब आने वाले समय में आप जिस तरीके से, अब नारे क्या लगते हैं इनके, वोट जिहाद, नारे क्या लगते हैं, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आपकी रोटी भी छीन लेंगे, बेटी भी छीन लेंगे, माटी भी छीन लेंगे। अरे पद्मजा जी बताइए कि 10 साल तक जो आदमी सर्वशक्तिमान भारत देश का प्रधानमंत्री हो, उसके रहते अगर कोई हमारी रोटी, हमारी बेटी या हमारी माटी छीन ले तो लानत है ऐसे प्रधानमंत्री पर, लानत है। मैं आपको बताऊं 11 साल हो गए उस शख्स को, आज भी वो ये कह रहा है कि आपकी रोटी बेटी और माटी छीन लेंगे। कौन छीन लेगा? किसके माई के लाल की हिम्मत है जो हमारी रोटी बेटी और माटी छीन लेगा? ये सिर्फ इनके नारे क्यों हैं? क्योंकि चुनाव के समय पर, नहीं मेरी बात को पूरी हो जाने दीजिए, देखिए या तो आप जानबूझ के, इनको बेरोजगारी पर जानबूझ के मासूम या तो बहुत देर तक बोले, जवाब नहीं देना, बहुत देर तक बोले, महाराष्ट्र के बोले। सबसे पहले तो मैं कह दूं कि स्टेट और सेंटर में फर्क है, और जब पता किया गया, धरपकड़ हो रही है, और जिस तरह से बाकायदा बसाया गया है घुसपैठियों को बाकायदा, जिस तरह से सेठ सरकार ने, चाहे वो ममता बनर्जी की सरकार हो, चाहे वो मुर्शिदाबाद का इलाका हो जहां से सबसे ज्यादा घुसपैठी आए हैं, और मैं आपको बता दूं सिर्फ 10 साल में, सिर्फ 10 साल की बात नहीं, लगातार वोट बैंक की गलीज राजनीति के चलते वाकई में माटी को, वाकई में रोटी को, वाकई में बेटी को खतरा है। बेटी माटी को खतरा है, माटी को खतरा है, जल को खतरा है, जंगल को खतरा है, वहां के आदिवासियों को खतरा है, वहां पे बाकायदा एक केस चल रहा है भाई साहब। अरे क्या बात कर रहे हैं आप? के पद की गरिमा गिरा दी आपने। संथल परगनास में केस नहीं चल, को लेकर केस नहीं चल रहा है झारखंड में। अरे आपने क्या कर दिया? आपने क्या कर दिया? आपने सिर्फ, भाई साहब आपको तथ्य के आधार पर बोलना पड़ेगा। आप नफरत के आधार, आप नफरत की दुकान में बैठे हुए हैं, भारत की सेना, नफरत की दुकानदारी खत्म कीजिए। आप शाह के मंत्रालय का है भाई साहब, अगर तथ्य के आधार पर आप कोई चीज बेचेंगे तो बिक भी जाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नफरत और खालिस नफरत बेचेंगे तो कोई नहीं खरीदार मिलेगा। आप नफरत बेच रहे हो, आप हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? टीवी डिबेट्स में आप खुलेआम कहते हो बटेंगे कटेंगे। आपने तो लगातार ये कार्ड खेला है, आपने तो लगातार हिंदुओं से भी नफरत की है, बात कही है, मुसलमानों के साथ नफरत दिखाई है। कृष्णा हेगड़े, आपने हिंदुओं से नफरत की है हमेशा, और मुसलमानों के साथ तो आपने नफरत दिखाई है। शाहजा जी एक मिनट, सुरेंद्र राजपूत जी हमारे मित्र है, लेकिन सिर्फ इतना कहने के लिए कि गर्व से कहो हम हिंदू है, इनको इनके कांग्रेस के आला कमान से पूछना होगा। सिर्फ ये कहने के लिए कि स्वतंत्र वीर सावरकर की जय, उनको उनके जो आला कमान है कांग्रेस के, उनको पूछना पड़ेगा। बोलिए आप, अगर दम है, आप हिंदू है, बोलिए ना स्वतंत्र वीर सावरकर की जय। क्या बात नहीं, बोलिए। सुरेंद्र जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ। कहता हूँ कृष्णा हेगड़े मैं सनातन धर्मी हूँ। नहीं, मैंने क्या गर्व से कहता हूँ मैं सनातन धर्मी, सावरकर स्वतंत्र वीर गर्व से कहता हूँ मैं सनातन धर्मी हूँ। और कहो तुम कृष्णा हेगड़े गोड़ से मुर्दाबाद, नहीं गोड़ से मुर्दाबाद, बोल नहीं सकते आप, गोड़ से मुर्दाबाद, क्या बोला? भारत माता की जय। नहीं देखिए, अभी जो तिवारी जी और सुरेंद्र राजपूत जी है, मैं तो कहता हूं अभी जब योगी जी पहनते हैं भगवा वस्त्र, जब योगी जी पहनते हैं तो आक्रामक लगते हैं, और बाला साहेब ठाकरे जी भगवा वस्त्र पहनते थे, वो आक्रामक नहीं थे। उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कहा, उन्होंने हिंदुओं को एकजुट रहने के लिए नहीं कहा। अरे अभी आप उनके लड़के के साथ हैं, जवाब दीजिए। बोले स्वतंत्र वीर सावरकर की जय, उनके लड़के बोलते हैं ना। आप अजीत दादा, आप अपने नेता को गाली दे रहे हो, शर्म नहीं आती? अजीत दादा पवार,
आप अजित दादा पवार और अपने नेता हमारे को बीच गाली में दे रहे हो, बता रहे शर्म नहीं थे। आती? नहीं, आपको सुनिए, शर्म नहीं आती आप कि अजित शिवाजी दादा राजे पवार की और हमारे मूर्ति 3600 करोड़ में अरे, बनवाई। सुरेंद्र राज- जरा मैं बात कर लूं। मैं आपको किसका पैसा? नहीं, अब घनश्याम तिवारी बोलेंगे इसके बाद। सुनिए सुनिए सुरेंद्र राजपूत जी, आपने मैं थोड़ा अजित बोल दादा लूं। पवार और हमारे बीच में क्या अंतर है बताया, तो मैंने आपके बीच में और उद्धव ठाकरे जी के बीच में क्या अंतर है वो जरा वो मैं बोल बताया। लूं। मैं नहीं बता सकता हूँ आपको। दूसरी बात जरा क्या है, मेरे बारे में- आपने किशोर तिवारी अरे जी, कृष्णा आप हेगड़े बोले कि साहब, मैं 4 अपने पार्टी का नेता प्रवक्ता को हूँ। गाली दे रहे हो, नहीं, सुनिए, बाला 4 साहेब पार्टी को का गाली दे प्रवक्ता रहे हो, हूँ। मराठी ये हमारे मानुष आपको किशोर सबक तिवारी जी 4 सिखाएगा। पार्टी के प्रवक्ता है। अगले बार ये 5 पार्टी के प्रवक्ता होंगे, MIM के भी प्रवक्ता होंगे। जो हिसाब से वो मुसलमान के लिए बैटिंग कर रहे हैं इधर, मैं आपको बोलता हूँ किशोर तिवारी जी भी औरंगजेब फैन क्लब के मेंबर हो गए, जैसे उनके लोग हो गए हैं वहां पर। जरा मुझे किशोर जवाब तिवारी देने जी, देना। नहीं इतना मुझ पे देखिए, नहीं, घनश्याम तिवारी जवाब देंगे, घनश्याम तिवारी जवाब देंगे, क्योंकि एक ये मठाधीश और भगवे की बात हो रही है। पर ये बहुत दिलचस्प एक जिसको हम गैम्बल कह सकते हैं, ये क्या खेला गया है, क्योंकि पहले कहा गया कि मठाधीश नहीं ये गुंडे हैं, फिर कहना कि गेरुए वस्त्र में गुंडागर्दी की जा रही है। ये कहीं बैकफायर होने के भी चांसेस हैं इसके? समीर जी, अरे नहीं, पद्मजा- क्रिमिनल तो क्रिमिनल ही होते हैं। मुझे बोलना है ना। समीर जी, नहीं, मुझे नहीं लगता है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर आक्रामक रुख से अख्तियार के हुए, अखिलेश यादव को इसी बात का डर है उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी तो 9 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है, इसके अंदर ये प्रूव हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ बार बार उत्तर प्रदेश के अंदर जो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, आज वो पूरे देश का नारा बन गया और पूरे हिंदुस्तान में उसका जिक्र हो रहा है। झारखंड में देखिए उसका जिक्र हो रहा है, पर बीजेपी महाराष्ट्र तो के अंदर इसको जिक्र हो अपना रहा नहीं रही है, बीजेपी तो इसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनाया है, लेकिन दूसरे तरीके से। प्रधानमंत्री मोदी बटेंगे तो कटेंगे का जिक्र नहीं कर सकते, लेकिन प्रधानमंत्री ये तो कह सकते हैं एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। देखिए, एक रहेंगे सेफ रहेगा मतलब वही है कि अब बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। मैसेज वही है, किस तरीके से दिया जा रहा है वो महत्व रखता है। योगी आदित्यनाथ का नारा जो है वो भारतीय जनता पार्टी नेशनल लेवल पे उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। इसीलिए यह कहा गया कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और यही संघ लाइन लेके चल रहा है। और संघ ने भी इस बात का जिक्र किया है। संघ ने यह नहीं कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, संघ ने कहा कि भाई जो योगी आदित्यनाथ ने कहा है हमारा भाव वही रहा है 1925 से लेके, कि एक साथ रहेंगे तो सेफ रहेंगे और सबको साथ मिलकर चलना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को बयान को भारतीय जनता पार्टी लंबा लेके नहीं चलेगी। जो मोदी जी ने लकीर खींच दी है कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और वही नारा अब आगे चलने वाला है। और मुझे लग रहा है यही नारा अगर चलेगा तो आने वाले समय में योगी आदित्यनाथ इस बात को जानते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले, इसका सबसे बड़ा जो टेस्ट होगा वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाला है 2027 में। उसकी परीक्षा उत्तर प्रदेश के अंदर होने वाली है। मठाधीश- यही डर अखिलेश यादव को डर लग रहा है। ये चुनाव अगर उत्तर प्रदेश में चलता है जो योगी आदित्यनाथ ने दिया है और जो प्रधानमंत्री मोदी आगे लेकर जा रहे हैं कि एक रहेंगे सेफ रहेंगे, तो योगी आदित्यनाथ का जो पीढ़ी है, जो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, वो उनसे छिटक जाएगा। और वही पीढ़ी की राजनीति अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में 2027 तक करना चाहते हैं। घनश्याम जी, मठाधीश और भगवा, इसके ऊपर टिप्पणी करना कहीं भारी तो नहीं पड़ेगा? देखिए पद्मजा जी, सबसे पहले तो क्योंकि ये एक बड़ा मंच है तो दर्शकों को फैक्ट पता होने चाहिए। मैं आज तक की वेबसाइट से सीधे पढ़ रहा हूँ, यूपी के नए सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज हैं कई संगीन मुकदमे। ये उनकी अपने हलफनामे के नाम पे योगी के खिलाफ, मैं पढ़ रहा हूँ, के खिलाफ धर्म, जाति, जन्म, संस्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले दर्ज हैं। इसके अलावा उनके पास उनके ऊपर हत्या के प्रयास के मामले दर्ज हैं 307, 153, 295। देखिए, रामायण में भी रावण साधु वेश में आया था। ये जो मुकदमे दर्ज हैं ये कोई आईआईटी का सर्टिफिकेट नहीं है जिसको यहाँ पे समीर जी डिफेंड। एक सेकंड समीर जी, आपके बीच में नहीं बोल रहा था। समीर जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था। समीर जी पुराने केस की बात कर रहे हैं, उसमें समीर जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था। समीर जी आपके बीच में नहीं बोल रहा था। बात सुनिए, ठीक है, आप फैक्ट्स दीजिएगा समीर जी। वो फैक्ट चेक कर रहे थे आपका थोड़ा सा, क्योंकि आपने जो आंकड़े दिए थे वो फैक्ट चेक कर रहे थे। पर आप बात पूरी अगर समीर चौगांवकर के बेटे के ऊपर 307 का मुकदमा होगा तो उसको संत नहीं कहा जाएगा। 153A का मुकदमा होगा तो संत नहीं कहा जाएगा। 295 का मुकदमा होगा तो संत नहीं कहा जाएगा। तो जिस व्यक्ति के ऊपर इतने सारे मुकदमे जो उसने खुद दायर किया है, जिसको मीडिया ने छापा है, तो अचानक से समीर चौगांवकर कहें कि बटेंगे कटेंगे कहने वाला व्यक्ति संत है, मैं नहीं मान सकता, महाराष्ट्र की जनता नहीं मानती। और यहां पर बैठ करके जो पार्टियां बाला साहब ठाकरे के पीठ में छुरा घोप करके, शरद पवार के पीठ में छुरा घोप करके, उनका मुखौटा लगा करके, उनकी पार्टी छीन करके, उनका सिंबल छीन करके, वो नकली पार्टियां यहां पर सोच रही हैं कि महाराष्ट्र के लोग जो खुददार होते हैं वो उनको वोट दे देंगे और ये इस तरह के नफरती भाषण बटेंगे तो कटेंगे की बात सुन लेंगे। वो स्वयं को धोखा दे रही हैं। उत्तर प्रदेश में जनता ने दिखाया है जब इनका बटेंगे तो कटेंगे क्या मतलब होता है। अयोध्या में नाक कट गई, ऐसी नाक कटी कि अभी अयोध्या में चुनाव नहीं करा पा रहे हैं, उपचुनाव डिले कर रहे हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी चाहे कितने भी पैतरे बना ले, मैंने ट्रेन में, मेरे पिताजी एयरफोर्स में काम करते थे, ट्रेन में बहुत यात्रा की है। लोग कहते थे कि जेब कतरों से सावधान। मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं, वोट कतरों से सावधान। ये कहेंगे बटेंगे तो कटेंगे, कभी कहेंगे अच्छे दिन आएंगे, कभी कहेंगे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, कभी कहेंगे 15 लाख रुपए देंगे। ये सारे लोग वोट कतरे हैं। ये सिर्फ आपका ध्यान भटका करके आपका वोट चुराना चाहते हैं, ताकि अंत में वही चुनिंदा पूंजीपतियों की संपत्ति को बढ़ा सके और महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट गुजरात ले जा सके। ठीक है समीर जी, आप फैक्ट चेक कर लीजिए, फिर कृष्णा हेगड़े जवाब देंगे घनश्याम तिवारी का। अरे मेरे को तो देना जवाब। अरे आप पे भी आऊंगी सर, पहले समीर जी जो फैक्ट बता रहे थे वो उनको खत्म करने दीजिए अपनी बात के। आरोप लगा रहे थे योगी आदित्यनाथ के ऊपर, योगी आदित्यनाथ के ऊपर आज एक भी केस नहीं है। सारे केस में उनको क्लीन चिट मिल चुकी है, किसी भी केस में वो आरोपी नहीं है। आप ये कह देना कि जो पहले केस दर्ज हो गया था उस केस के आधार पर आप ये कहे कि वो योगी नहीं है, किसी योगी ऊपर केस नहीं चल सकते। किसी धर्म के लिए, किसी संप्रदाय के लिए अगर कोई किसी मामले में आंदोलन करता है और केस दर्ज होता है तो आप उसे अपराधी या किसी तरीके से आरोपित नहीं कर सकते। योगी आदित्यनाथ के ऊपर आज एक भी केस नहीं है। सुरेंद्र राजपूत काउंटर कर रहे हैं। आरएसएस के, बीजेपी के एजेंट हैं, वो अपनी जगह पर है। मैं आपको बताऊं, योगी जी ने योगी जी से कहा योगी जी के केस वापस ले लो। योगी जी ने योगी जी के सारे आपराधिक केस वापस ले लिए और वो सारे के सारे केस अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है कि वापस होंगे कि नहीं। लेकिन योगी जी ने अपने केस वापस लिए, ये बात समीर की सही है। नहीं तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, कांग्रेस जाए उसके खिलाफ। डिस्पोजल नहीं हुआ है जांच में, सारे योगी वो गए हैं, लोग गए हैं सर। योगी आप झूठ मत बोलिए, एक भी केस नहीं है। समीर चौगावकर, मुझे आपसे बहस करने में कोई किसी भी मामले में जमानत पर बाहर नहीं है करता। ऐसे नेता नहीं जमानत पर बाहर हो, मैं उनसे बात करता हूँ। योगी मैं आपको जमानत पर बाहर नहीं है कि आप झूठ मत बोलिए, आपका बड़ा सम्मान है। लेकिन वो सारे के सारे केस योगी जी ने खुद के वापस लिए, ये बात सच है या नहीं, ये बताइए। योगी आदित्यनाथ किसी भी भ्रष्टाचार के मामले में किसी एजेंसी के सामने नहीं गए। बिल्कुल नहीं, सरकार ने केस वापस लिए हैं। योगी जी की सरकार ने योगी जी के केस वापस लिए हैं। ठीक है, योगी जी की सरकार ने योगी जी के केस वापस लिए हैं। ठीक है, और उसको चैलेंज भी किया गया है, लिए हैं ना किसी कोर्ट ने लिए हैं इस बात को। ठीक है, उसको चैलेंज भी किया गया। अब वो वहां अदालत से क्या फैसला आता है उसके लिए हम इंतजार करेंगे। कृष्णा हेगड़े जी, पेंडिंग। घनश्याम जी ने बोला था कि हमने किसी के पीठ में छुरा घुपा है, तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, शायद उनको बाला साहब ठाकरे के पीठ में छुरा घुपा है। अरे सुनिए ना, जरा सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला घनश्याम जी, आप मेरे मित्र है, मत बीच में टोकिए। 1967 में हम बने थे मराठी मानुष के लिए लड़ने के लिए, हम आज भी लड़ रहे हैं। 1987 में हम लड़ रहे थे हिंदुत्व के नाम पे, हम आज भी लड़ रहे हैं। 2019 में उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे जी और भारतीय जनता पार्टी साथ में था, तो उन लोग लड़े, महाराष्ट्र की जनता का वोट हासिल कर दिया। कौन निकल गए? कौन भारतीय जनता पार्टी के पीठ में छुरा भोंका? कौन कांग्रेस के साथ गए? वही कांग्रेस जिनको उनके पिताजी भी हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने कहा, जो दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़े मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा। तो कौन चले गए? हम चले गए कि उद्धव जी चले गए? तो हम नहीं गए, उद्धव जी चले गए। हम अभी भी बाला साहेब के विचारों पे कायम है, हम हिंदुत्व के विचारों पे कायम है, हम सनातन के विचारों पे कायम है, हम भगवान श्री राम के विचारों पे कायम है। तो भाग कौन गए वो पहला आप देखिए, फिर बोलिए कि छुरा किसने भोंका। दूसरी बात यह है, बोलिए किशोर तिवारी। नहीं, हाँ बोलूं मैं? बोलिए सर, बोलिए। ऐसा लगता है कि शाहिदा ने और कृष्णा हेगड़े ने ये मोदी वाला चश्मा पहन लिया है। अभी मैं बता रहा हूँ, कृष्णा इतना दुखी है। हाँ, इसको एकनाथ शिंदे ने टिकट दिया। अरे बेबे को बोलने देना। बीजेपी वाले ने इसका टिकट चुरा लिया है, इसका टिकट चुरा लिया है। फिर भी इतना ये चश्मा कैसा अच्छा है कि इतना ज्यादा उसकी वफादारी कर रहा है। मैं अभी एक बात बताता हूँ, देखिए यही एक सच्चे सिपाही की निशानी होती है। अरे भाई रुको, यही एक सच्चे सिपाही की निशानी होती है। अरे हाँ, टिकट दिया नहीं दिया संघर्ष करो। मैंने बोल दिया ना, शाहिदा को भी कुछ नहीं मिलने वाला, तुझे भी कुछ नहीं मिलने वाला। ये अडानी अंबानी को देने वाले हैं सब कुछ। टॉपिक पे सर पदम जी, अरे आपकी दुआओं को मैं फिर से रिजेक्ट कर रही हूँ। अरे भाई मैं स्वीकार करता हूँ। अल्लाह करे आपकी कोई इस तरह की कोई भी ख्वाहिश पूरी ना हो। अल्लाह करे आपकी बद्दुआ कभी पूरी ना हो। अल्लाह करे जो आपने दुआ दी है वो। ठीक है किशोर जी, क्यों आप बार चढ़ा रहे हैं शाजिया और कृष्णा? चलिए मुद्दे पे बोलिए। पूरा कर लूं, पूरा मैं जरा पूरा कर लूं।
जरा मैं पूरा कर लूं बेटा। पदमजा, बोलिए क्या किशोर शो जी। चल रहा है, मैं जरा पूरा कर लेता हूं। फरमाइए फरमाइए। हाँ, मैं बात करता हूं कि मैं कृष्णा हेगड़े की सब बात से सहमत हूं। अगर हमने हिंदुत्व छोड़ा होगा, अगर अडानी और मोदी शाह की तानाशाही का विरोध किया होगा और महाराज मराठी मानुस के हित में काम नहीं कर रहे होगे तो किसने हमें वोट नहीं देंगे। अरे चुनाव के बाद तो देख लो ये गद्दारों के क्या हाल होंगे। हाँ, गद्दारों के तो होंगे ही होंगे, लेकिन बीजेपी जिसके 28 सांसद थे 9 पे आ गई। और कितना रोए देवेंद्र फडणवीस, कितना रोए, फूट फूट के रोए। एक बार रोए, दूसरी बार भी रोने वाले हैं। बीजेपी 2 से 303 पे चली गई। आप 23 से 9 का जिक्र करें, भारतीय जनता पार्टी 2 सांसदों से 303 सांसदों पर चली गई है। आप 23 से 9 का भाड़ा पढ़ रहे हो। आप अपनी पार्टी का तो हाल बताइए। अरे तो चला गया, सरकार चली गई, पार्टी चली गई, समीर थोड़ा रुको, चला गया, सारे विधायक चले गए, बीजेपी आपके साथ चली गई, आपके पास बचा क्या? अरे बीच में बोल रहे हो, थोड़ा मुझे भी चांस देना, मेरे खिलाफ बहुत बोल रहे। एक बात मैं बोलता हूं, मोदी जी अगर शाह रहेंगे तो फिर से 2 पे आओगी। एक बात। दूसरी बात, हमारे भविष्य की चिंता मत करो। उद्धव जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और ये जो जिन्होंने लूट मचाई है ना महाराष्ट्र में, पटोले से पूछा क्या शरद पवार तलोजा की जेल में भेजने के लिए हम तैयार हैं। शरद पवार से पूछा क्या मुख्यमंत्री बन रहे उद्धव ठाकरे? हाँ, शरद पवार से पूछा? अरे भाई, हम सबको उखाड़ देते हैं। हमारी लकीर है, हम खींचते हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की लकीर उद्धव ठाकरे खींचते हैं। हम बन रहे हैं और तलोजा की जेल में गौतम अडानी से लेके हमारी माधवी को लेके और देवेंद्र को लेके हम पहुंच रहे हैं। आप किशोर जी, आपको एक बात बता दें, हिंदुस्तान में ऐसी अकेली महाराष्ट्र की सरकार रही और उद्धव ठाकरे के नाम वो रिकॉर्ड बन गया है कि सरकार में रहते विधायक छोड़ के चले गए। ऐसा कभी होता नहीं है। जो सरकार सत्ता में थी उसको पार्टी के लोग छोड़ के चले गए। तो ऐसा तो उद्धव ठाकरे अपनी सरकार चलाते हैं कि सरकार चली गई, पूरी विधायक चले गए और आपको खबर तक नहीं लगी। समीर, ईडी सीबीआई और 50,000 करोड़। अरे 50 करोड़, अभी ठीक है, 200 करोड़, फिर ठीक है, चलिए 1000 करोड़। शिवसेना यूबीटी का कहना है कि एजेंसियों का इस्तेमाल करके उन्हें बांटा गया, इसीलिए सरकार को काटा गया। मुद्दा तो यह है कि आज के दिन एक रहेंगे, नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, बटेंगे, कटेंगे, ये अब जो एक भाषा है इस चुनाव की, उसका एक अभिन्न हिस्सा बन गया है। कांग्रेस ने अब फैसला लिया है, इंडिया गठबंधन ने अब फैसला लिया है कि अब वो उसको रिएक्ट कर रहे हैं, प्रबलता से रिएक्ट कर रहे हैं। वोटर के दिमाग में कौन घर कर पाएगा, कुछ दिनों में पता चल जाएगा।